अफनान शाह गुस्से में भरा घर में दाखिल हुआ। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां भींची हुई थी। वो आंधी तूफान बना अपनी माँ के कमरे में जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसकी बीवी नाइला भागती हुई आई और रोते हुए अफनान शाह के सीने से लग गई। अफनान शाह इस अचानक इफ्तार पर हक्का बक्का रह गया था। अपनी बीवी को रोता देखकर परेशानी से उसके हाथ पैर फूल गए। क्या बात है नाइला, तुम क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज मुझे बताओ और तुम रो मत। जानती हो ना कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। और ये बात अगर अफनान शाह ना भी करता तो नाइला को पता था अफनान शाह उसका कितना दीवाना है और उन दोनों की पसंद की शादी थी। अफनान शाह नाइला को दिलो जान से चाहता था। कबीले और बरादरी से टक्कर लेकर उसने अपनी मनपसंद लड़की को चुना था और पसंद की शादी के गुजरे 3 सालों में अफनान शाह ने यह बात साबित कर दी कि अपनी पसंद की आई लड़की के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब भी नाइला को रोता देकर अफनान शाह का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अफनान शाह के सवाल पर नाइला सिसकते हुए बोली, आप अंदर चलें, मैं आपको बताती हूँ आपकी माँ मेरे साथ क्या कर रही है। ये बोलते हुए नाइला अफनान शाह को कमरे में ले गई और दूसरी जानिब उसकी बात सुनकर अफनान शाह को भी गड़बड़ का एहसास हुआ। कमरे में पहुंचकर नाइला बोली, पता नहीं आपकी अम्मी को मुझसे क्या दुश्मनी है। उन्होंने तो शुरू दिन से मुझे कबूल ही नहीं किया। अपने इकलौते बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई है और अब तो बस हो गई। आपको पता है आज सुबह मासी सकीना आई हुई थी उनके पास, जिससे वो आपकी दूसरी शादी की बात कर रही थी और वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। ये बात सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी आप सुन रहे हैं ना। अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए नाइला ने अफनान शाह को टोका तो वो थके थके लहजे में बोला, हाँ सुन रहा हूँ नाइला, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? सोचकर उन्होंने मुझे दुख देने का सोचा और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी औलाद हो। अब नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुन ले आप, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान। नाइला प्लीज सोच समझ कर बोला करो। अम्मी जान ने मेरे साथ मशवरा करके ही दूसरी शादी की बात छेड़ी है। मैंने खुद उन्हें इजाजत दी है दूसरी शादी की और प्लीज तुम दिल बर्दाश्त होने से पहले गौर से मेरी बात सुन लो, शायद तुम्हें बात समझ में आ जाए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा किसी और औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करूं, मगर अम्मा जान की ये ख्वाहिश बेजा नहीं है। तुम जानती हो कि मैं अपनी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। हमारे रस्म रिवाज और कबीले के मुताबिक वारिस का होना बहुत जरूरी है। नाइला को बेयकीनी से अपनी तरफ देखता पाकर अफनान शाह बेचैनी से बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अफनान? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी, वो भी मुझसे पूछे बगैर? आप तो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, तो फिर अब मुझे अज़ियत देने का कैसे सोच लिया? नाइला, तुम शहर में रहने वाली लड़की हो और सारी जिंदगी शहर में गुजारी है। तुम्हें नहीं पता कबायली रस्म रिवाज क्या है और हमारे यहाँ कितनी दुश्मनियां चलती हैं। तुम ये चाहती हो कि मेरे दुश्मन ये जान लें कि मेरी कोई औलाद नहीं हो सकती, तो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मुझे कमजोर जानकर मुझे नुकसान पहुंचाए। तुमने भी शायद मुझे कहा था कि तुम मेरी खातिर कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो और कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो। मैं दूसरी औरत सिर्फ और सिर्फ वारिस के लिए लाऊंगा। इसके अलावा उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। मेरी बीवी तुम ही हो सिर्फ। अफनान शाह ने कहा तो नाइला की बोलती बंद हो गई। कुछ देर सिर झुकाकर बैठी रही और फिर बोली, ठीक है अफनान, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पीने को भी तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अब अगर तुमने दूसरी शादी करनी है तो लड़की मेरी मर्जी की चुनोगे, जो हर लिहाज से मुझसे कमतर होगी, शक्ल सूरत, तालीम और रहन सहन में भी। तुम गरीब घराने की आम सी लड़की लाओगे और उससे अपनी औलाद पैदा करोगे, बस। तब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं खौफ होगा कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा और कोई मेरी जगह लेगा। नाइला ने कहा तो अफनान शाह फौरन उसकी ये शर्त मान गया। फिर थोड़ी देर बाद उठकर अपनी माँ की तरफ चला गया और माँ की सवालिया नजरों से देखने पर गुस्सा जब्त करते हुए बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं अम्मी जान? पहले आपने मुझे खानदान रस्म रिवाज का डरावा देकर मुझ पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाला। फिर मैंने आपसे कहा था कि अभी नाइला से इन बातों को जिक्र मत कीजिएगा। मैं अपने तरीके से नाइला को हैंडल करूंगा क्योंकि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। और फिर जब मैंने उसको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मेरे लिए वही सब कुछ है, अपनी सारी जायदाद उसके नाम करना चाहिए, तो भी आप मेरे लिए रुकावट बनी। मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। मैं तो वकील के पास गया कि जायदाद नाइला के नाम ट्रांसफर करवाऊं, तो मुझे झटका लगा कि आप उसे मना कर चुकी हैं। और फिर इतना ही नहीं, जानबूझकर मासी सकीना को घर बुलाकर दूसरी शादी की बात की ताकि नाइला सारी बात सुन ले और मुझे छोड़कर चली जाए। क्यों आप मुझे अज़ियत देना चाहती हैं? आपको क्यों एहसास नहीं होता कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता? ये भी खूब कही तुमने अफनान शाह कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और तुम्हारी खुशियों की कातिल। कल की आई लड़की के लिए तुम अपनी माँ को मोड़ इल्जाम ठहरा रहे हो। तुमने शहर वाली कोठी नाइला के नाम कर दी। मैंने कोई एतराज नहीं किया।
ढेरों ढेर तहाइर देते हो और मैंने कभी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो। अब पूरी जायदाद उठाकर एक औरत के नाम कर रहे हो तो फिर वारिस लाने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि नायला अगर तुमसे मोहब्बत करती भी है तो सौतेली औलाद से कभी मोहब्बत नहीं करेगी और न ही कभी उसकी परवाह। तो क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ तो जाए मगर गरीबों और लावारिसों वाली जिंदगी गुजारे? पहले तुमने फरमाइश रखी कि मैं गरीब घराने की लड़की लाऊं, मैं ये भी मान गई। तो बताओ इस सब का मकसद क्या है? और नहीं तो अपने वारिस के आने तक जायदाद अपने नाम रखो, उसके बाद मर्जी तुम्हारी औलाद के लिए दिल माने तो अक्ल इस्तेमाल करना, वरना छोड़ देना लावारिस। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मगर अब मुझे हर बात से रोककर यह एहसास मत दिलाओ कि मेरी कोई हैसियत नहीं रही। अब तुम्हारी नजर में तुम्हारी बीवी को तुम्हारी मोहब्बत का यकीन होना चाहिए। फिर अगर मैं इस औरत को लालची समझूंगी तो भी तुम मुझे ही बुरा कहोगे। ऐसा नहीं है अम्मी, नायला को कोई एतराज नहीं है, उसका दिल तो दुखा है, मगर जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो समझ गई और उसने मुझे दूसरी शादी की इजाजत भी दे दी। आप गलत समझ रही हैं। अफनान शाह ने बेसाख्ता अपनी माँ को टोका तो वो जताकर बोली, यही तो तुम्हें कहना चाहती हूँ, उसे तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा होना चाहिए। मैं भी मजबूर हूँ और मैंने तुम्हारी बीवी को ताना नहीं दिया और न ही उसे कभी जताने की कोशिश की कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जानती हूँ कि अच्छी तरह कि ये अल्लाह की मर्जी है, मगर तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि अल्लाह ने इस बात की इजाजत दी है। अगर एक औरत औलाद पैदा ना कर सके तो दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं भी औलाद के लिए तुम्हारी दूसरी बीवी लाना चाहती हूँ, वरना तुम्हारी खुशियों की दुश्मन नहीं हूँ, चाहे तुम मुझे दुश्मन समझो। माँ की बात सुनकर अफनान शाह शर्मिंदा हुआ और जल्दी से अपनी माँ के कदमों में बैठ गया। ओह प्लीज अम्मी, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। बस वकील ने जब 4 बंदों के सामने कहा कि तुम अपनी माँ की इजाजत के बगैर अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं कर सकते, तो मुझे सबकी और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई और जब घर आया तो नायला भी रो रही थी। बस इसीलिए परेशानी में फजूल बोलता गया, वरना मुझे आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। अब प्लीज जहाँ इतना किया तो एक एहसान और भी कर दें, मेरी खता माफ कर दें, मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। अफनान शाह के माफी मांगने और सफाई देने पर उनकी वालदा ने खामोशी से मुंह मोड़ लिया। उनके लिए इतना बहुत था। अफनान शाह शर्मिंदा हुआ, वरना वो तो डर ही रही थी कि अफनान खूब शोर करेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई जानबूझकर नायला के सामने दूसरी शादी का जिक्र किया था। न जाने क्यों उन्हें पहले दिन से ही लड़की अच्छी नहीं लगी थी और बेटे के पागलपन ने तो उनको परेशान कर दिया, जो बेवकूफों की तरह सारी जायदाद उठाकर उस अनजान लड़की के हवाले करने पर तुला था। अगले दिन बेटे की हिदायत के मुताबिक उन्होंने अपनी बहू नायला को बुलाकर चंद रिश्तों का बताया। उनमें से एक लड़की के बारे में सुनकर नायला अटक गई। लड़की का नाम अंजल था। उसकी उम्र 18 साल थी और चाची के साथ रहती थी और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अफनान शाह औलाद के लिए शादी कर रहा है। लिहाजा अगले दिन नायला की हामी भरने पर मासी सकीना के साथ वो तीनों लड़की देखने उनके घर गए। दरवाजा बजाने पर उसी लड़की ने दरवाजा खोला था और जब तारुफ करवाया तो लड़की बेतहाशा घबरा गई, जिस पर नायला ने गौर से और अफनान शाह ने बेजारी से उसकी जानिब देखा। वो 18 साल की कम उम्र लड़की थी और इंतहाई बिखरा मलगजा हुलिया होंकों की तरह हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए वो बोलने की कोशिश करने के चक्कर में हकला रही थी। नायला ने उसे घूर कर सर से पैर तक देखा, जिस पर वो मजीद घबराकर अपने आप में सिमट गई। उसकी हरकतों पर नायला ने सुख का सांस लिया और मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए आगे की तरफ बढ़ गई। वो उस लड़की को पहली नजर में ओके कर चुकी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसी लड़कियां अफनान शाह को सख्त जहर लगती हैं और उससे निचोड़ सुलझी हुई और सजी सवरी लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी, जो एतमाद से बात करती हों। अंजल उस सब के उलट थी और अफनान शाह के माथे पर बल वाज़े थे। चाची तो उनके आगे बिछी जा रही थी। उनके हर अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो लड़की से जान छुड़वाना चाहती हैं। अफनान शाह का दिल बहुत बुरा हुआ था, मगर वो खामोश था। जो भी हो, यही लड़की उनके लिए बहुत बेहतर थी। इसी से उसकी माँ का शौक भी पूरा हो जाता और उसकी बीवी भी उससे नाराज ना रहती। अफनान शाह यही चाहता था। जब वापस जाने के लिए अफनान शाह और उसकी वालदा घर से बाहर निकल गए तो नायला ने जानबूझकर अपने कदमों की रफ्तार सुस्त रखी। लड़की के करीब होकर बोली, जब मासी सकीना ने बताया कि कमों में लड़की का रिश्ता मौजूद है और वो लड़की भी अफनान शाह की दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार है, तो मैं भी बहुत हैरान हुई। भला कौन लड़की है जिसे दूसरी बीवी बनने पर भी एतराज नहीं। तभी मैंने सोचा कि खुद जाकर उस लड़की से मिलूं, मगर अब तुम्हें देखकर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रही। तुम जैसी लड़कियों को अफनान शाह जैसा मर्द 10वीं बीवी के तौर पर भी ले जाए तो खुश नसीबी होती है। उम्मीद है कि जब तुम उस घर में आओगी तो अपनी औकात याद रख कर आओगी और यही बेहतर होगा। मैं हैरान हूं कि तुम भी चाहती तो कोई कंवारा लड़का अपने लिए फंसा सकती थी, अफनान शाह ही क्यों। ये कहकर नायला वहां से चली गई और
अंजल सर झुकाए खामोश ठहरी रही। जो उसके दिल में था वो नायला को नहीं बता सकती थी। वो क्या बताती? वाकई शादीशुदा मर्द लेना किसी लड़की का ख्वाब नहीं होता, मगर वो अंजल ही थी जिसने चाची के हाथ में अफनान शाह की तस्वीर देखी तो न जाने कि उसका दिल अजीब अंदाज में धड़का और बेइख्तियार उसके मुंह से मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं जैसा जुमला निकला था। उससे अफनान शाह पहली नजर में अच्छा लगा था। यूं महसूस हुआ जैसे यही वो शख्स है जो उसकी जिंदगी के तारीख लम्हों को खत्म करके उसकी बदनसीबी की स्याही को अपनी मोहब्बत से मिटा देगा, उसे फिरहान जिंदगी से हाथ पकड़ कर निकालेगा और उजालों की जानिब ले जाएगा। उसे लगा यही वो शख्स है जिसका हाथ थामकर वो बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकती है और गुजरी जिंदगी की अज़ियतों का दर्द भी भूल सकती है। मगर यह उसकी खामख्याली थी। उसके सारे ख्वाब उस वक्त रेजा रेजा हो गए जब उसकी सौतन ने उसका हुलिया बिगाड़ कर उसकी रूह तक छलनी कर दी। टूटे ख्वाबों की किरचियां उसे अज़ियतों की इंतहाओं पर पहुंचा चुकी थी। पहले रोज नायला की शदीद नफरत ने उसे खोखला कर दिया और उसे पता चल गया था कि उसके हाथ में टूटे ख्वाबों के अलावा कुछ भी नहीं। वो आज भी पहले की तरह खाली हाथ है। वो आगे भी यूं ही बेनाम और बेकार जिंदगी गुजारने वाली थी जो जिंदगी उसने पहले गुजारी थी, और बिना किसी मकसद के और बस जिल्लतें और रसवाइयां झीलते। अफनान शाह जैसा शानदार मर्द उसके लिए नहीं था, न ये सजा सवरा कमरा और उसकी खुशनसीबी की अलामत था। उसने तो अपने शौहर के संग जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ सोचा था, मगर अब सिवाय सब्र और अपने बेवकती पर आंसू बहाने के अलावा उसके पास और कोई चारा न था। अपनी टूटी बिखरी हालत पर वो फूट फूट कर रोई। उसे बेइख्तियार वो वक्त याद आया जब एक रोज अचानक चाची ने उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। उसे बेतहाशा मारते हुए उसको बदकिरदार कहते हुए भरे जमाने में रुस्वा किया। मैं तो पहले ही कहती थी अपनी आवारा बदजात माँ की तरह ये बदकिरदार लड़की हमारी आंखों में धूल झोंकेगी और हमारे सिरों में खाक डालेगी, मगर ना जी, सब पर हमदर्दी का भूत सवार था। अरे आवारा सड़क छाप औरत की औलाद भला कैसे पाकबाज हो सकती है? मगर तुम्हारी भूल है अपनी बदकिरदार माँ की तरह तुम भी अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और मेरे बेटे को हत्या लोगी। देखती हूँ कि कैसे तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनती हो और आवारा बदजात लड़की देखने में तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। अंजल उस अचानक गिरफ्तार पर बुखलाते हुए अपना जुर्म तलाश करती रह गई। वो तब भी अनजान थी कि आखिर उसका जुर्म क्या था, और वो आज भी अनजान थी कि आज के दिन उसके साथ ये सब क्यों किया गया। जिसके नाम पर आई थी वो कहाँ था और उसकी सास कहाँ थी? कोई उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आया? क्यों एक बार फिर उसे बेरहम हाथों में सौंप दिया गया? अंजल हिचकियों से रोते हुए बेइख्तियार सजदे में गिर गई और अपने रब से दुआएं करने लगी। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, मैं थक गई हूँ। अल्लाह, सब तेरे हाथ में है और बस अफनान शाह के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत डाल दे कि वो मुझे इज्जत दे, मुझे मेरा मुकाम दिलाए और बस इतनी हैसियत दे कि कोई भी दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की मेरी तस्लील करने की हिम्मत भी ना करे। अंजल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। वो हैरान थी कि नायला ने ये रवैया क्यों दिखाया। नहीं जानती थी नायला ने उसके लापरवाह मैले बिखरे हुलिये को देखकर उसे पसंद किया था। नायला की नजर में अंजल आम सी और मामूली नए नक्श वाली लड़की थी, मगर आज जब अंजल दुल्हन बनी, अफनान शाह की हवेली में दाखिल हुई, तो अंजल का हुस्न देखकर नायला अपने होश खो बैठी। जो उस वक्त तो बहुत मामूली लगी, मगर आज थोड़ी बहुत तैयारी में ही गजब ढा रही थी। उसका हुस्न निखर कर आया था और आज नायला ने गौर किया था। अंजल इंतहाई हसीन नाजुक से नए नक्श की मालिक मासूम सी लड़की थी और किसी भी मर्द का दिल लुभाने के लिए उसकी एक झलक काफी थी। उसका मासूम सा हुस्न चीख चीख कर उसकी कम उम्र का ऐलान कर रहा था, और कम उम्र और हसीन लड़कियां भला किस्मत को नहीं भाती। मर्द कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, ऐसी मनमोहनी सूरत वाली लड़कियां चंद ही दिनों में दिल जीत लेती हैं और मर्दों को अपना दीवाना बना देती हैं। और यही वो चीज थी जिसने नायला को होश और हिवास से बेगाना कर दिया था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसके अंदर नफरत की आग जलने लगी। अंजल के कमरे में जाते ही अपनी नफरत का इजहार नायला ने खुलकर किया। उसके अंदर खौफ ने जन्म लिया। अगर अफनान ने उसे देख लिया तो वो उसका दीवाना हो जाएगा और नायला को भूल जाएगा। यही वजह थी कि नायला ने दोनों हाथों से अंजल का मुंह नोच डाला और उसका उलिया बिगाड़ते हुए बेदर्दी से उसके होंठों को रगड़कर उसकी लिपस्टिक पूरे चेहरे पर मल दी थी। शायद वो चाहती थी कि अंजल आज भी उसी दिन की तरह बिखरी बेकार लड़की लगे, ताकि अफनान शाह उसकी तरफ मतवज्जो न हो। उसका हुलिया बिगाड़ने के बाद नायला तन फन करती अपने कमरे में चली गई और बेचैनी से कमरे में चक्कर काटते हुए अपने अंदर के गुबार को हल्का करने की कोशिश करने लगी, जो किसी तौर पर भी कम होने में नहीं आ रहा था। जबकि अंजल अपने नसीब का रोना रो रही थी, उसी वक्त अफनान शाह कमरे में दाखिल हुआ।
अंजुल की बिखरी हालत देखकर वो चौंका और फिर खामोशी से लब भींच लिए। वो अच्छी तरह जान गया था कि अंजुल की हालत किसने की थी, क्योंकि नायला के अलावा कोई और ऐसा ही नहीं था जो अंजुल का ऐसा हशर करता। अफनान शाह ने बेख्तियार सोचा, अभी तो ये लड़की सिर्फ मेरी दुल्हन बनी है और नायला ने उसको ये हशर कर दिया। अगर मैं इसके करीब गया तो जाने वो इस लड़की के साथ क्या कर डाले। कोई बैद नहीं थी, नफरत की आग में जलकर नायला खुद को भी नुकसान पहुंचा देती। उतनी ही मोहब्बत करती थी वो अफनान शाह से। ये सोच के अफनान शाह बेचैन हुआ, उठा और अंजुल जो उसके कमरे में आने पर एक बार फिर से उम्मीद लगा बैठी थी, उसके उठने पर बेचैन हुई और बिना सोचे समझे बोली, क्या हुआ, आप उठ क्यों गए और बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं अपना मेकअप अभी ठीक कर लूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। उसके लहजे में उम्मीद का दिया जल रहा था। शायद ये समझ बैठी थी कि उसके बिखरे हुलिये पर अफनान शाह का मूड खराब हो गया है और अगर वो अपना मेकअप दोबारा से दुरुस्त कर ले तो अफनान शाह भी उसका हो जाएगा। मगर नादान थी, अपनी किस्मत की स्याह बख्ती को अभी तक नहीं समझी थी। उसके इस तरह बोलने पर अफनान शाह ने गहरा आलूद नजर अंजुल के सरापे पर डाली और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, तुम्हें ये जहमत करने की जरूरत नहीं, मेकअप करके भी कुछ नहीं बदलेगा तुम्हारे लिए। मैं नायला के कमरे में जा रहा हूँ और मैं वहीं सोऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर अफनान शाह कमरे से बाहर निकल गया और उसके अल्फाज ने अंजुल की रही सही उम्मीद भी खत्म कर डाली। उसका दिल टूट गया था, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे शख्स से इतनी बेरहमी की तवक्को न थी, मगर फिर खुद ही अपने ख्यालात पर काफी अफसोस मिलते हुए बोली, गलती मेरी है, शादी तो सिर्फ हुई ही औलाद के लिए है, तो मैं किस हक से उस शख्स से उम्मीद लगाए बैठी थी? और क्या सोचा था मैंने कि जो शख्स सिर्फ औलाद के लिए एक दूसरी लड़की को अपना रहा था तो वो उसको अपने दिल में जगह दे देगा? मुझे सोचना चाहिए था, मेरी बदबख्ती कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी और मैं सारी जिंदगी यूं ही बेनामो निशान रह जाऊंगी। मेरे नसीब में कभी खुशियां थी ही नहीं। मैंने इससे रो धोकर अपनी जिंदगी तमाम करनी थी, तो फिर गलत इंसान के हवाले से गलत ख्वाब ही क्यों देखे? सारी मेरी गलती है। खुद को कोसती अंजुल अपना बाकी का जेवर बेदर्दी से उतारने लगी और खामोशी से कपड़े बदलकर अपने बेड पर लेट गई और खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। फिर न जाने कब रोते रोते अंजुल गहरी नींद की वादी में उतरी, उससे खुद भी खबर न हुई। अगले रोज अजानों के वक्त अंजुल की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कुछ देर बेख्याली में इधर उधर देखते रहने के बाद फिर रात में मंजर उसकी आंखों में ताजा हुआ तो उसका दर्द नए सिरे से जागा। दुखते दिल को संभालते वो उठी, वुजू किया, अल्लाह के हुजूर सजदा रेस हुई। अपने हक में ढेरों दुआएं करने के बाद जब दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो अपने आंसू पूछती बाहर निकल आई। वो कुछ वक्त सहन में चलकर ठंडी हवा खाना चाहती थी ताकि अपने दिमाग को थोड़ा पुरसुकून कर सके। उसका दिल बहुत परेशान था और न जाने अल्लाह ने उसकी कितनी जिंदगी बनाई थी और सारी जिंदगी ऐसे ही बेकार गुजरने वाली थी। वो कैसे इस सब को झेलेगी जिसने उसे पहले ही रात में अधमुआ करके रख दिया था। परेशानी से लब कुचलते अंजुल यही सोचते हुए सहन में चलती बाग की जाने पहुंची तो उसको दरख्तों के दूसरे पार से हंसी की आवाज आई। इतनी सुबह निस्वानी हंसी की आवाज सुनकर एक लम्हे को तो अंजुल डर गई। यकीनन कोई चुड़ैल होगी जो दरख्तों के पास बैठी हंस रही थी। इस सोच के आते ही अंजुल घबरा गई। वो वापस मुड़ना चाहती थी मगर यूं लगता था कि उसकी टांगों की जान खत्म हो गई हो। फिर इससे पहले कि वो हिम्मत करती और वापस पलटती, एक बार फिर से किसी के खिलखिलाने की आवाज आई और साथ में कुछ बोलने की भी। अब की अंजुल के कान खड़े हो गए। हिम्मत करके थोड़ी और करीब गई तो उस आवाज को सुनकर अंजुल को करंट लगा, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं, नायला की थी। अंजुल उस आवाज को लाखों में भी पहचान सकती थी। जब वो लोग उसके घर आए थे तो उसने नायला की बातें बड़े गौर से सुनी। लोग उसे बेवकूफ कहते थे मगर वो बेवकूफ न थी। वो एफएससी की स्टूडेंट थी और उसकी जहानत पूरे कॉलेज में मशहूर थी। ये तो चची के जुल्म और बेहिसी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, वरना अपनी जहानत और बाएतमाद शख्स से लोगों के हैरान करने की काबिलियत रखती थी। उस वक्त भी वो नायला की आवाज फौरन पहचान गई और इतनी सुबह सुबह नायला वहां क्या कर रही थी? बाकी हवेली वाले देर तक सोते थे और बाहर निकलने वाली सिर्फ अंजुल ही थी, तो फिर वो वहां क्या कर रही थी और किसके साथ बातें? तजस्सुस ने अंजुल को आन घेरा। कुछ और आगे होकर उसने देखना चाहा तो उसे नायला फोन पर बातें करती हुई नजर आई और अब उसकी आवाज भी वाज़ेह हो गई थी, जो मोबाइल पर किसी को कह रही थी कि अरे हाँ, फिक्र न करो, जो टैबलेट मैं उसे देती हूँ उसे खाकर तो वो दोपहर के 12 बजे तक गधे और घोड़े बेचकर सोता है। फिक्र न करो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं उसका पक्का बंदोबस्त करती हूँ। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, उस जाहिल जंगली को काबू करना आता है मुझे। अगर जरा भी लापरवाही दिखाई तो अब तक उसके बच्चे की माँ बनकर यहाँ की कबायली औरतों की तरह इस जंगली आदमी की औलाद मजबूरन पाल रही होती, और ऐसा तो मैं किसी सूरत नहीं करने वाली।
ये जो खुद को बड़ी चीज समझता है हकीकत में बेवकूफ गधा है और मुझे ऐसे मर्द जहर लगते हैं। अब तक तो मैं अपना मतलब भी पूरा कर चुकी होती, मगर क्या करूं, मेरी सास अय्यार औरत है। अभी तक उसका जायदाद पर पूरा होल्ड है और बस एक बार सब मेरे नाम हो जाए, फिर देखना मैं कैसे इस शख्स का काम तमाम करती हूँ। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? मैंने कहा ना कि मेरा एतबार रखो। मैं तो बस तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ, हर सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। मुझे उस शख्स में कोई दिलचस्पी नहीं। रही बात उस दूसरी लड़की की, तो उसकी फिक्र ना करो, उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो अफनान शाह की नजरों में आए, और जब तक वो अफनान शाह की नजरों में आने के काबिल बनेगी तब तक मैं ये सारी जायदाद अपने नाम करवा चुकी होंगी। अब बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है और तुम काम पूरा समझो। अफनान शाह मेरी मुट्ठी में है। नायला की बातें सुनकर अंजल जहां की तहां खड़ी रह गई। तो ये थी अफनान शाह की मोहब्बत, जिसकी खातिर वो पहली रात ही ठुकरा दी गई थी। उस औरत की खातिर अफनान शाह उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, जिसकी फिक्र में वो जमीन आसमान एक कर रहा था। वही औरत उसकी दुश्मन थी और उसको लूट कर फरार होना चाहती थी। कितनी घटिया होती हैं शहरों में बसने वाली लड़कियां। जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही। उनको पैसे के अलावा किसी से मोहब्बत ही नहीं होती। मुझे अफनान शाह को सब बताना होगा। उसकी असलियत जानकर तो वैसे भी वो उस औरत से नफरत करने लगेंगे, फिर उसकी सारी मोहब्बत और प्यार मेरे लिए होगा। यह ख्याल अंजल के लिए बहुत ज्यादा खुशकुन था और अंजल उन्हीं ख्यालात के ताने बाने बुनते हुए वापस मुड़ने लगी, जब बेख्याली में उसका पांव वहां पड़े कमरे से टकराया और उससे कुछ पत्थर नीचे गिरे। आवाज से नायला चौंक कर मुड़ी। अंजल को भागने का मौका न मिला और वह नायला की नजरों में आ चुकी थी। अंजल के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर नायला समझ गई कि वह नायला के पीछे आई थी और शायद उसकी बातें भी सुन चुकी थी। गुस्से और घबराहट में नायला का बुरा हाल हो गया। वो चील की तरह अंजल पर झपटी और घुर्रा कर बोली कि सच बताओ, तुमने मेरी बातें सुनी है? क्या कर रही थी तुम यहाँ? तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझ पर नजर रखो। कहा था ना कि अपनी हद में रहना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अफनान शाह की नजरों में गिरा कर मेरी जगह ले सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। ये कहकर नायला ने अंजल को मारना शुरू कर दिया, जबकि अंजल समझ चुकी थी कि अगर अब उसने नायला से ये बात ना छुपाई कि वो उसकी सारी हकीकत जान चुकी है तो उसकी खैर नहीं होगी। वो अपना बचाव करते हुए रोने लगी और कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, नहीं मुझे पता है कि आप यहाँ पर थी। मैं तो अभी उठकर आई हूँ, नींद में थी और मेरा पाँव यहाँ पर लग गया। मुझे अंदर घबराहट हो रही थी और मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पर हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आपके साथ और कौन है। मैं आपका पीछा नहीं कर रही, मुझे अपनी औकात पता है, प्लीज मुझे मत मारें। अंजल पर बुरी तरह घबराहट तारी हो गई थी। यहाँ भी उसकी चाची की तरह एक जालिम औरत मौजूद थी और उसके शर से उसको बचाने वाला कोई भी न था। शोर सुनकर घर के मुलाजमीन और अफनान शाह की वालदा तो उन्होंने झपट कर अंजल को नायला की पहुंच से दूर किया और सख्त लहजे में बोली, इंतहाई घटिया हरकत है नायला, तुम अपनी मर्जी से इस लड़की को ब्याह कर लाई हो और पहले ही दिन तुमने मारपीट शुरू कर दी। अफनान शाह किधर है, मैं उसकी भी खबर लेती हूँ। जब मैंने उसे कहा था कि वो हर हाल में अंजल के कमरे में सोए, तो उसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हारे कमरे में जाने की? मुझे वारिस चाहिए और तुम लोगों के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। तुमने तो कहा था कि तुम हमारा साथ दोगी और किसी मामले में रुकावट नहीं बनोगी, तो फिर ये सब क्या है जो तुम लड़की के पीछे पड़ी हो? खबरदार आज के बाद मैं तुम्हें अंजल के पीछे आता या उस पर हाथ उठाता ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर अफनान शाह की वालदा अंजल का हाथ पकड़े अंदर की जानिब मुड़ी। उनका रोब और दबदबा देखकर अंजल के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना सारी बात उन्हीं को बता दे। पूरे घर पर उन्हीं का हुक्म चलता था, मगर उसकी नौबत नहीं आई। कमरे में लाकर तकरीबन बेड पर पटकते हुए उसकी सास इंतहाई सर्द अंदाज में बोली, लड़की अपनी हद में रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारे घर वालों से पहले ही कहा गया था कि तुम्हें तमीज सिखाकर भेजेंगे, तुम अपनी हदूद को पार नहीं करोगी। क्या सोचकर तुम कमरे से बाहर निकले हो? आज के बाद मैं तुम्हें कमरे से बाहर आता ना देखूं। मुश्किल से उस औरत के दिमाग में हमने ये बात बिठाई है कि वो दूसरी औरत को बर्दाश्त कर ले जब तक वारिस पैदा नहीं हो जाता। अब तुम मेरा बनाया खेल बिगाड़ने पर तुली हो। अब की बार कोई गड़बड़ हुई तो अफनान शायद मेरी सुनेगा भी नहीं। उसको सख्ती से डांट कर आखिर में बड़बड़ाते हुए उसकी सास कमरे से बाहर जाने लगी। जब अंजल बेख्तियार बोली, मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं वहां पर, मैंने कहा ना अपनी हद में रहो वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अगर अफनान शाह ने गुस्से में आकर तुमसे ताल्लुक ना बनाने का ऐलान कर लिया तो याद रखना, नायला से ज्यादा जुल्म करूंगी मैं तुम पर। अफनान शाह की वालदा की धमकी सुनकर अंजल वहीं सहम कर चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अभी उसकी इतनी औकात नहीं कि ये लोग उससे कुछ भी सुनना पसंद करें या उसके किसी बात पर यकीन करें, मगर अंजल ने हिम्मत न हारी थी।
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عفنان شاہ سے بات کرے گی۔ وہ عورت تو انہیں برباد کرنے کا پلان بنانے بیٹھی تھی اور انزل اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ سب جان کر بھی خاموش رہے۔ اب تو ان لوگوں سے اس کا رشتہ جڑ گیا تھا اور انتہائی سرد رویے اور نفرت کے باوجود بھی ایک امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور اسے بھی اس گھر میں جگہ مل جائے گی۔ مگر اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ گھر بھی بنا رہے، اور اب انزل نے وہی کرنا تھا۔ دوپہر کے قریب عفنان شاہ غصے میں بھرا کمرے میں داخل ہوا اور اسے بازو سے دبوچتے ہوئے غرا کر بولا، تمہاری جرت کیسے ہوئی نائلہ کا پیچھا کرنے کی اور اسے پریشان کرنے کی؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم اس گھر کی خیر خواہ ہو، اور وہ ہم سب کی دشمن؟ آتے ہی تم نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میں نے تمہیں اتنی حیثیت دی ہی کب ہے کہ تم یہ سب کرتی پھرو؟ کیا سوچ کر تم نائلہ کو پریشان کرنے گئی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ عفنان شاہ کا غصہ دیکھ کر ایک لمحے کو انزل ڈر گئی، مگر پھر ہمت کر کے بولی کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان کا پیچھا نہیں کر رہی تھی، میں تو بس صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اتفاق سے میں نے ان کی باتیں سنی، وہ آپ کی دشمن ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ آپ کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی ساری جائیداد۔ اس سے پہلے کہ انزل اپنا جملہ مکمل کرتی، عفنان شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اس کا گلا دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انزل کو اپنا سانس ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عفنان شاہ سے اتنے سخت رد عمل کی اسے توقع نہ تھی۔ خوف سے اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ گھڑتی سانسوں سے عفنان شاہ کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے لگی اور ذلت اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہ نکل رہی تھی۔ تو یہ وہ شخص تھا جس کے حوالے اس سے کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ اس کا خیال کرے گا اور اسے عزت بھی دے گا۔ وہ شخص تو شاید اسے انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ پلیز میری گردن، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ ٹوٹتے الفاظ میں انزل نے اپنی بات مکمل کی اور خود کو چھڑانا چاہا تو عفنان شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور کہا، آج تو صرف دھمکا رہا ہوں، آئندہ اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بکواس کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تم اپنی حد میں رہو، تم یہاں صرف بچہ پیدا کرنے آئی ہو اور اس کے لیے بھی تمہیں میرا موڈ درست کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں یہ حیثیت بھی نہیں ملے گی۔ نائلہ میری محبوب بیوی ہے اور اس کے خلاف تمہاری کوئی سازش نہیں چلے گی۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم اپنی کم عمری کی اداؤں میں مجھے الجھا لو گی تو نائلہ کے خلاف کر دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم جیسی میرے دل میں کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ عفنان شاہ کے غرانے پر انزل کو شدید سبکی کا احساس ہوا، مگر نائلہ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنا گھر بچانا تھا اور تبھی بھرائے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی، بچہ تو آپ کی پہلی بیوی بھی پیدا کر سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں گاؤں کی عام سی لڑکی ضرور ہوں مگر جاہل نہیں، پڑھی لکھی ہوں اور سوچ سمجھ رکھتی ہوں۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ بانجھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو جا کر اس کا ٹیسٹ کروا لیں، ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے اور وہ آپ کی اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ انزل کے منہ سے یہ باتیں سن کر عفنان شاہ ہکا بکا رہ گیا، پھر غصے سے بولا، تم انتہائی ٹھیک لڑکی ہو، میرے منع کرنے کے باوجود تم مسلسل نائلہ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے اس کے بانجھ پن کا مذاق بناتے ہوئے۔ میں نے تم سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے، میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں اور آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی حد میں رہو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ نائلہ میری وفادار بیوی ہے اور اس کی وفاداری پر میں اندھا اعتبار کرتا ہوں۔ تم جیسی لڑکیوں کی باتوں سے میں اس پر شک نہیں کرنے والا۔ تم گاؤں کی لڑکیوں کے یہی مسئلے ہوتے ہیں، تھوڑا اونچا گھر ملا نہیں اور اپنی اوقات بھولنے لگتی ہو۔ تمہارا قصور نہیں، تم بھی انہیں واحیات لڑکیوں میں سے ایک ہو جو کچھ بھی ہو جائے اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گی۔ نفرت سے پھنکارتے ہوئے عفنان شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انزل کو اس کے رویے سے دکھ تو ہو رہا تھا مگر فی الحال اس نے اپنی عزت اور احساس بالائے طاق رکھ کر اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح عفنان شاہ کو نائلہ کی حقیقت بتا کر اس سے یقین دلائے۔ وہ نائلہ کے خطرناک عزائم سے واقف ہو چکی تھی، اب کچھ بھی کر کے اسے چہرہ دکھانا تھا اور اگر وہ خاموش رہتی تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ انزل ایک بار پھر سے خالی ہاتھ ہو کر چچی کے پاس چلی جاتی اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی۔ عفنان شاہ جتنا سنگ دل سہی مگر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا، صرف ڈراتا دھمکاتا ہے اور ایسا شخص اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ سوچ کر انزل نے اپنے چچا کی بیٹی کو کال ملائی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور اس گھر میں واحد وہی تھی جو انزل کا احساس کرتی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہو کر وہ گئی تھی انزل کے لیے زندگی کا دائرہ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ اب بھی سارا کا خیال آتے ہی انزل نے جلدی سے اس کو کال ملائی اور جلدی ساری بات بتائی۔ سارا باجی، آپ کو پتہ ہے عفنان شاہ کی پہلی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی، اسے دھوکہ دینے کا پلان بنا رہی ہے۔
वो किसी और लड़के से मोहब्बत करती है और उसके साथ फोन पर बातें भी करती है, और वो अफनान शाह को नींद की दवाइयां भी देती है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर सारा ने अपना सर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोली कि तुम फिलहाल ये करो कि खामोश रहो और ज्यादा बेहतर होगा। अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें सिर्फ औलाद के लिए उस घर में लेकर गए हैं। अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं बनी कि तुम कोई बात करो और वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लें। सबको पता है नाइला अपने शौहर की लाडली बीवी है और तुम उसको बुरा कहोगी तो कौन तुम्हारी बात को यकीन करेगा? उल्टा तुम्हारा अपना घर ही खराब होगा। जानती हो ना कि कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई है। अम्मा ने तुम्हें जिंदा गाड़ देना है अगर तुम वापस इस घर में आ गई तो, और अब की बार तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतनी मुश्किलों से मैंने अम्मा का जहन बनाया और तुम्हारी शादी करवाई, मगर तुम हो कि बेवकूफों की तरह पहले ही दिन अपनी खुशियों के दुश्मन बनी हुई हो। फिलहाल तुम ये करो कि अफनान शाह के दिल में अपनी जगह बनाओ। नाइला जो भी कर रही है उसे करने दो, और वो बच्चा नहीं है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। अब इतनी अंधेर नहीं मची कि अफनान शाह उस जैसे शख्स को कोई शहरी लड़की धोखा देगी और वो भी फंस जाएगा। तुम बस अपनी फिक्र करो और उसको उसके हाल पर छोड़ दो। बल्कि अच्छा ही है ना कि वो धोखा देने की बात कर रही है। जब उसका धोखा खुलकर सामने आएगा तो अफनान शाह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। अभी मेरी बात पर यकीन करो, अकल की अंधी और खामोश रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब अगर तुमने कोई भी कार्रवाई की, किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उसे समझाते हुए आखिर में सायरा ने धमकी दी थी, क्योंकि वो अंजल की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और मदर ट्रेसा बनी अफनान शाह की मदद करने की कोशिश करेगी। अंजल मासूम थी, मगर सारा को अंदाजा था कि वो किन हालात में उस घर की बहू बनी है, इसलिए उसे धमकी देना जरूरी समझा। वो जानती थी कि कुछ भी हो अंजल सारा के बगैर नहीं रह सकती, और यही हुआ। सारा की धमकी से अंजल डर गई और मुंह बसोड़ने लगी। ठीक है, मैं खामोश रहूंगी और किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मेरी बला से जो भी हो, आप मुझसे नाराज तो नहीं होना, मैं तो बस आपको बता रही थी। अंजल ने कहकर कॉल काट दी। उसी वक्त नाइला कमरे में दाखिल हुई और अंजल के बाल मुट्ठी में जकड़े। अगर मैं चाहती तो इसी वक्त जाकर अफनान शाह को बोलती और तुम्हें तलाक करवा देती, मगर मैंने सोचा कि तुम्हें दिखा दूं कि मैं अफनान शाह के लिए क्या हूँ। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा नाइला का कहोगी कि वो बुरी है और अफनान शाह तुम्हारा यकीन कर लेगा? भूल है तुम्हारी, वो मेरा शौहर है और मुझ पर अंधा एतमाद करता है। तुम तो क्या, उसकी माँ भी उससे मेरे खिलाफ नहीं कर सकती। तुम शायद किसी गलत फहमी में मुब्तला हो कि अफनान शाह को अपनी मुट्ठी में कर लोगी। मेरे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। दोबारा तुमने मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी और कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। वैसे भी तुम बच्चा पैदा करने आई हो, उसके बाद तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं होगा। तो खामोश रहो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हारे इस घर में सिर्फ 4 दिन है, तो बेहतर यही होगा कि 4 दिन सुकून से गुजारो और मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी बातें सुनकर अंजल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अब वो भी समझ गई थी कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। नाइला जैसी औरत के मुंह लगने का मतलब था वो यहाँ पर भी अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लेती। सायरा बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसे खामोश रहना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में कुछ आसानी हो, वरना तो यहाँ भी वो मार खाती रह जाएगी। और वाकई बच्चा पैदा करने के बाद तलाक भी पक्की थी, क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से उसने अफनान शाह के दिल में भी जगह नहीं बनाई होगी। इस बात से अंजल को चुप लग गई और फिर उसने किसी से भी कुछ कहने की कोशिश न की। बस अपनी नमाजों में अल्लाह से खैर की दुआएं करती। फिर कुछ दिन गुजरे तो अंजल ने सुना कि अफनान शाह नाइला को शहर सैर करवाने के लिए जा रहा है। अंजल ने यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो घबरा गई, क्योंकि उसने उस रोज नाइला को कहते सुना था कि एक बार मैं उसे शहर लेकर आ जाऊं, फिर सारा काम आसान हो जाएगा। तो मतलब आज वो अफनान शाह को शहर लेकर जाकर कुछ करने वाली थी। या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि अफनान शाह की जान बच जाए। सोच सोच कर अंजल का दिमाग थक गया, मगर उसे कोई राह सुझाई न दी। अपनी बात का असर तो उसने देख लिया था कि क्या हुआ, सब उसे ही गलत समझ रहे थे। अब उसे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना था। परेशानी में सोचते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि अफनान शाह की गाड़ी की सफाई हो रही थी और मुलाजमीन कुछ सामान गाड़ी में रखकर जा रहे थे। तभी अंजल के दिमाग में ख्याल आया और बिना सोचे समझे वो सबकी नजरों से छुपती किसी तरीके से उस गाड़ी में घुसकर छुप गई। अब यही एक रास्ता बचा था कि अफनान शाह की गाड़ी में उसके साथ वो जाती। शायद उसे बचाने का कोई रास्ता अंजल को मिल जाता। अपने तय अंजल अफनान शाह की बॉडीगार्ड बनने को तैयार थी। जोश में आकर वो गाड़ी में बैठ तो गई, मगर जब अफनान शाह और नाइला गाड़ी में आकर बैठे और गाड़ी स्टार्ट हुई तो अंजल बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि घबराहट के मारे वो चीख मार देगी। तभी जल्दी से अपने दुपट्टे को गोला बनाकर मुंह में फंसा लिया और मजीद पीछे को उससे रखकर सीट के नीचे मुकम्मल तौर पर छुप गई, क्योंकि वो जानती थी कि अफनान शाह या नाइला में से किसी ने देख लिया तो उसकी खैर नहीं थी।
वो पूरा रास्ता खामोशी से दुबकी रही और नायला अफनान शाह से मोहब्बत भरी बातें करती रही, जिसे सुनकर अंजुल के कानों से धुएं निकल रहे थे। साफ जाहिर था कि नायला अफनान शाह को अपनी अदाओं में उलझा रही थी। नायला की उन्हीं बातों से अंजुल को मालूम हुआ कि शहर वाला घर और एक फैक्ट्री नायला अपने नाम करवा चुकी थी। अब बस बाकी की जायदाद और गांव वाली हवेली उसके नाम होना रह गई थी, जिसमें उसकी सास रुकावट बन रही थी, मगर बहुत जल्द वो भी उसके नाम होने वाले थे। ये शायद आज ही नायला वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि अफनान शाह की बात से ये अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी माँ के हुक्म अदूली नहीं कर सकता और जो कुछ उसकी ज़ाती मलकियत थी वो नायला को दे चुका था। बाकी की जायदाद अपनी माँ की मर्जी के बगैर नहीं हिला सकता था। उसे तो नायला ने यह कह दिया, मुझे तुम्हारी जायदाद में दिलचस्पी भी नहीं है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है और मैं जो चाहती हूँ तुम वही करते हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और तुम बहुत अच्छे हो। इतना अच्छा तुम्हारा साथ पाकर मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की बन चुकी हूँ। मगर अंजुल अच्छी तरह जान गई थी वो हार मानने वाली ना थी और जो उसका प्लान था वो उस पर अमल जरूर करेगी। जरूर वो आज अफनान शाह को नुकसान पहुंचाने का इरादा किए बैठी थी। अंजुल को अपने वजूद में चूंटियां रेंगती महसूस हुई। खौफ, हैरत, गुस्सा और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे। ये शहर की औरतें कितनी खतरनाक और भयानक होती हैं, उस बात का अंजुल को अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। शहर पहुंचकर अंजुल को अंदाजा हुआ कि अफनान शाह उसे खुश करने के लिए सोने का सेट दिलवाने जा रहा था और शहर के एक होटल में खाने का भी प्रोग्राम था। अफनान शाह पहले नायला को एक ज्वेलर पास ले गया और फिर भारी भरकम सेट दिलवाने के बाद फिर वो उसे 5 स्टार होटल की तरफ ले गया और पिछली सीट के नीचे दबकी अंदर खामोशी से सारा तमाशा मुलाखता कर रही थी। सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया था और उसके पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे, मगर जानती थी कि बाहर निकलने का क्या अंजाम होगा, इसलिए सब्र करके पड़ी रही। और खाना खाने के बाद जब वापसी के लिए वो लोग निकल रहे थे तब नायला अचानक बोली कि सच याद आया अफनान शाह, मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ मैं कॉलेज से वापसी पर अक्सर जाया करती थी। तुम्हें बताया था ना कि वो सुनसान मगर पुरसुकून सा रास्ता है। मुझे कितना अच्छा लगता था जब मैं आज तक उस रास्ते को नहीं भूल पाई। तो मेरे साथ चलोगे ना? नायला ने लाड से कहा तो अफनान शाह मुस्कुराकर बोला, तुम कहो और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है भला? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो जगह मुझे भी पसंद आएगी, क्योंकि वो मेरी बीवी की पसंद है। मोहब्बत से नायला को देखते हुए अफनान शाह ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा और नायला के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकी और कुछ देर गाड़ी में खामोशी छाई रही तो अंजुल को घबराहट हुई और फिर उससे पहले कि वो बाहर निकलती उसने गाड़ी के डोर खुलने की आवाज़ सुनी और फिर अफनान शाह को बोलते सुना, ये सब क्या है नायला? तुम कहाँ और ये लोग? अफनान के अल्फाज टूट कर अदा हो रहे थे। अंजुल को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर हो क्या रहा है और वो पिछली सीट के नीचे छुपी हुई थी, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी नायला बोली, बिल्कुल ठीक समझे, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं थी अफनान शाह, मैं तो बस तुम्हारी जायदाद के लिए तुमसे शादी करके तुम्हारी इस बसीदा इमारत में रहने गई थी और वहां के जाहिलाना रस्म रिवाज को बर्दाश्त किया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर मर मिटी हूँ? सोच है तुम्हारी। मुझे गांव के लोगों से वैसे ही शदीद नफरत है और ये तो बस अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए मुझे शॉर्टकट चाहिए था। और जब तुमने मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो तुम्हारी जायदाद का सुनकर मुझे शॉर्टकट नजर आ गया और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम सदा के बेवकूफ़ इंसान, कभी मेरी चाल को समझे ही नहीं। वो कल की आई लड़की भी तुम्हें मेरे बारे में बताना चाहती थी, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी ने मुझे मुश्किल में नहीं डाला। थैंक गॉड। फिर अब तुम बड़े सशक्त रहो इस वीराने में, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा और जब तक कोई तुम तक पहुंचेगा उस वक्त तक तो तुम वैसे ही मर चुके होगे और तुम्हारी सारी जायदाद खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि इस दूसरी बेकार लड़की को तो तुमने अभी तक अपनी बीवी ही नहीं माना। अब हमेशा के लिए खुदा हाफिज अफनान शाह। इतना बोलने के बाद नायला की हंसी सुनाई दी और गाड़ी का डोर बंद हुआ तो अंजुल जल्दी से पिछली सीट से बाहर निकली। वो हैरत और बेयकीनी का शिकार थी, मगर गाड़ी रोकते ही नायला ने अपनी असलियत अफनान शाह को बता दी और चलती बनी। और अफनान शाह क्यों इतने उखड़े लहजे में बोल रहा है? तजस्सुस में भरी अंजुल जब डरते डरते बाहर निकली और देखा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। अफनान शाह की दाईं जानिब से भल भल खून बह रहा था और वो तकलीफ से तड़प रहा था। कुछ ही दूर नायला उसे गाड़ी में बैठकर जाती नजर आई। वो लम्हों भर में सारा मामला समझ गई थी। उस वीराने में बुलाकर यकीनन नायला उस लड़के को बुलवा चुकी थी जिससे वो मोहब्बत करती थी और उस लड़के ने यकीनन साइलेंस लगे पिस्तौल से अफनान शाह को गोली मार दी थी, जिसकी आवाज़ अंजुल ने ना सुनी। घबराहट के मारे अंजुल ने रोना शुरू कर दिया और पहले तो उसे समझ नहीं कि वो क्या करे। फिर अपने आप को संभाला और जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट के नीचे दबा अपना मोबाइल उठाया जिसे वो साइलेंट लगाकर अपने साथ लाई थी। उसने कांपते हाथों से 15 पर कॉल मिलाकर पुलिस बुलवाई और साथ ही रेस्क्यू वालों को भी कॉल करके वहां की लोकेशन भेजी।
और अपना दुपट्टा उतार कर अफनान शाह के जख्म पर रखकर उसका खून रोकने की कोशिश करने लगी। प्लीज अफनान, आंखें बंद मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। अभी आपको अस्पताल ले जाएंगे और आप बस आंखें खुली रखिए और मेरी तरफ देखते रहिए। धुंधली होती आंखों से अंजल का रोता चेहरा नजर आया तो अफनान शाह को शदीद हैरत हुई और फिर उसका जहन तारीकी में डूब गया। न जाने कितनी देर बेहोश रहने के बाद अफनान शाह की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में मौजूद पाया। पास ही अंजल बैठी रो रो कर हल्कान हो चुकी थी। अफनान शाह को होश में आता देखकर अंजल जल्दी से उठी और उसकी तरफ पड़ी। आप ठीक तो है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? प्लीज मुझे बताइए, मेरे साथ बात कीजिए। अंजल को रोता और तड़पता देखकर अफनान शाह हैरान हो गया। उसने तो कभी उस लड़की को नजर भरकर नहीं देखा था, बल्कि जब भी बात की नफरत और बेजारी दिखाई। फिर भी वो उसके लिए इतनी परेशान हो रही थी और वो वहां क्या कर रही थी? सोचते सोचते ख्याल आया तो बेख्तियार अफनान शाह ने अंजल को टोका। तुम मुझ तक कैसे पहुंची और क्या कर रही थी तुम वहां पर? उसके सवाल पर अंजल ने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं तो आपको पहले दिन से कह रही थी कि नायला आपकी दुश्मन है, वो आपको बेवकूफ बना रही है, मगर आपने मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं किया। उल्टा मुझे डरा धमका कर मेरे पास आना छोड़ दिया। मगर मैंने नायला की प्लानिंग सुन ली थी। वो शहर ले जाकर आपके साथ कुछ करना चाहती थी, इसलिए जब मैंने सुना कि आप उससे शहर लेकर जा रहे हैं तो मैं सबकी नजर बचाकर गाड़ी में छुप गई। और जब मैंने आपके टूटते अल्फाज और नायला की संदिलाना गुफ्तगू सुनी तब पिछली सीट से निकली और देखा कि आपका खून बह रहा था और नायला आपका मोबाइल भी तोड़कर जा चुकी थी। ये तो शुक्र है कि मैं अपना मोबाइल साथ ले आई थी और उसी पर मैंने पुलिस और रेस्क्यू वालों को कॉल की और आपको अस्पताल ले आई। मगर अभी तक मैंने हवेली में किसी से राब्ता नहीं किया। मुझे डर था कि सारा इल्जाम मेरे सर पर आएगा, कोई भी मेरा यकीन नहीं करता, लिहाजा सब मुझे आपको दुश्मन समझेंगे। वो नायला आजाद घूमती रहेगी। अंजल की बातें सुनकर अफनान शाह की आंखें हैरत से खुल गई। वो तो उसे बेवकूफ और जाहिल लड़की समझता था, जिसे कोई समझ न थी, मगर वो बहुत ज़हीन थी। मामलात को समझती थी और सोच समझ से मसले हल करना जानती थी। अंजल के बारे में सोचते हुए अफनान शाह उसे देख रहा था और तब उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को नजर भरकर नहीं देखा था वो कितनी मासूम और हसीन थी और सबसे बढ़कर मुखलिस भी। उसकी इतनी नफरत और बेजारी के बावजूद भी उसने अफनान शाह की फिक्र की थी। असल वफा तो इसे कहते हैं। वो बेवकूफ इंसान जो खुद को वो समझदार समझता था, अपने दुश्मन को वफादार औरत समझकर अपना आप लुटा बैठा। मगर खैर ज्यादा देर नहीं हुई थी और तुमने अब तक मेरी मोहब्बत देखी है नायला, और अब तुम मेरी नफरत भी देखोगी। तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दिल में नायला से मुखातिब होते हुए अफनान शाह तनफ्फुर से सोचता रहा और फिर कुछ ख्याल आने पर चौंक कर बोला, मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ? अंजल ने बताया कि 3-4 घंटे हुए हैं और आपका खून बहुत ज्यादा बह गया था, मगर आप में कुव्वत मुदाफत बहुत ज्यादा थी। बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाने की वजह से आप बच गए। अफनान शाह ने डॉक्टर को बुलवाया। अपने जख्म की नोयत जाने और कातिलों ने अपनी तरफ से तो उसे मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर जल्दी में गोली दिल से थोड़ा नीचे लगते हुए निकल गई और गाड़ी की सीट में जा लगी। अगर गोली अंदर रह जाती तब मसला बनता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने जख्म की नोयत जानकर अफनान शाह समझ गया कि जैसे तैसे सहारा लेकर आज ही घर जा सकता था। उसने डॉक्टरों से इजाजत ली। डॉक्टर तो उसे रोकना चाहते थे, मगर उसने बताया कि मुझ पर हमला हुआ और कातिल अभी मेरे घर में आजाद घूम रहा है। वो मेरी माँ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अभी जाना होगा। मैं ठीक हूँ और अपना ख्याल रख लूंगा, और फिर मेरी बीवी भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। ये कहते हुए अफनान शाह ने मानी खेज नजरों से अंजल को देखा तो उसका इशारा समझकर लाल सुर्ख वो हो गई थी। भीगी आंखें और लाल चेहरा, ये मंजर अफनान शाह के लिए बहुत अनोखा था, मगर फिर उसने खुद को संभाला। अभी उसने और बहुत कुछ करना था। कुछ मेल नर्सेस की मदद से वो गाड़ी में जा बैठा और अपने सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ बॉडीगार्ड्स हायर किए और पुलिस की नफरी लेकर सीधा हवेली पहुंचा। उससे नकाहत तो हो रही थी, मगर वो देर नहीं करना चाहता था। उसकी तवक्को के मुताबिक नायला हवेली में मौजूद थी और अब तक रो धोकर पूरी हवेली में सफ़े मातम बिछवा चुकी थी। उसने हवेली में अपनी सास को ये कहानी सुनाई कि हम लोग आ रहे थे जब रास्ते में हमला हुआ। कुछ डाकू ने लूटने की कोशिश की। अफनान शाह जैसे तैसे मुझे वहां से निकाल दिया और खुद उनके नरगे में फंसा रह गया। नायला उस रास्ते के बारे में भी नहीं जानती, बस जैसे तैसे खुद को बचाकर घर तक आ गई। अफनान शाह की मां ने पुलिस वालों से राब्ता करके उसकी तलाश जारी करवा दी थी, मगर कुछ पता नहीं था कि कहाँ गाड़ी पर हमला हुआ था, और उस अफरा तफरी और परेशानी में किसी ने यह महसूस नहीं किया कि अंजल भी मौजूद नहीं। ये शायद उसका वजूद इतना कीमती ही ना था कि कोई उसकी गैर मौजूदगी का सोचता। अफनान शाह की वालदा का बुरा हाल था और नायला के ड्रामे जारी थे। जब पुलिस की भारी नफरी के साथ अफनान शाह और अंजल को आता देखकर नायला के 14 तबक रोशन हो गए। वो तो काम पूरा करके आई थी, तो फिर ये जिंदा कैसे? और ये अंजल
अंजल पर नजर पड़ते ही नायला के औसान खता हो गए। यकीनन अफनान शाह को बचाने में इसी का हाथ था। इस नागिन ने मेरा काम खराब कर दिया, काश मैं इसका बंदोबस्त करके जाती। अंजल को देखकर नायला पछताई, मगर अब सवाए पछतावों के कुछ भी नहीं हो सकता था। अफनान शाह के कहने पर न सिर्फ नायला गिरफ्तार हुई, बल्कि वहीं उसे मार पड़वाकर उसके आशिक को भी गिरफ्तार करवा दिया गया। और जो कुछ अफनान शाह उसके नाम कर चुका था वो सब वापस लिया और नायला पर करोड़ों के गबन का इल्जाम लगाकर जुर्माना भी डलवाया। ऐसा नहीं था कि अफनान शाह को पैसे की लालच थी, बल्कि वो नायला की जिंदगी उजीरन करना चाहता था। न वो करोड़ों का पैसा बराबर कर पाती और न खुद को जेल से छुड़वा सकती थी। अब उसकी सारी जिंदगी जेल में सड़ सड़ कर गुजरनी थी। अफनान शाह को घर आए और ये सारा मामला हुए हफ्ता गुजर चुका था और इस हफ्ते में अंजल ने अफनान शाह की दिल से खिदमत की, मगर उस दौरान अफनान शाह से कोई बात ना की। उसने अफनान शाह को बचाना था, बचा लिया। अब अपनी हैसियत के हिसाब से वो अपनी हद में रह रही थी और उसकी सारी हरकतें अफनान शाह बखूबी नोट कर रहा था। फिर एक दिन जब अंजल अपने कमरे में बैठी थी और अफनान शाह धीमे कदमों से चलता उसके पास आया। अब तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारे पांव पकड़ूं या शौहरों वाला तरीका इख्तियार करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो और मेरा साथ कबूल कर लो? अचानक इतनी करीब से अफनान शाह की आवाज सुनकर अंजल उछल कर मुड़ी और अफनान शाह के चौड़े सीने से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि बर वक्त अफनान शाह ने उसे अपनी बाहों में संभाला। उसको इतना करीब देखकर अंजल के औसान खता हुए और उसके चेहरे पर बिखरती लालियां देखकर अफनान शाह शरारत और शोखी से बोला, ये तो बहुत आसान था, मुझे पहले पता होता तो पहले ही दिन तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारी नाराजगी दूर कर देता। जी नहीं, मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ, समझे आप? बहुत सताया है आपने मुझे। उसे नरम पड़ता देखकर अंजल ने शिकायत की तो अफनान शाह धीमे से हंसकर बोला, इसका मतलब है कि इससे आगे का काम करना होगा, तब तुम मानोगी। जानता हूँ कि बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं बस कुछ वक्त तुमसे दूर रहकर तुम्हारे लिए आसानियां करना चाहता था, क्योंकि तब मुझे लगता था कि नायला को मुझसे बहुत मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त न करते हुए वो तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तुम्हारा हक मारने या तुम्हें दुख देने का मेरा कोई इरादा न था। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की हसीन सुबह हो। मैं हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखूंगा और बस मुझे एक मौका दो। और अफनान शाह के कहने की देर थी, अंजल ने उसे दिल से माफ कर दिया। उसे और क्या चाहिए था कि अफनान शाह को उसका एहसास हो चुका था और अब अंजल अकेली अफनान की जिंदगी और दिल पर राज करने वाली थी। अंजल ने सुकून से अपनी आंखें मूंद कर खुद को अफनान शाह के सुपुर्द किया।